Hello students, good morning all of you. Today we will start electrochemistry. तो हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो स्टार्ट कर रखा है उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ चीजें अपनी कंप्लीट कर ली है। आधा चैप्टर आपका लगभग ये मान लो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल वैद्युत अपघटनी जो सेल है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बस ये लास्ट नियम बचा है। उसके बाद में हमारा जो शुरू हो जाएगा दूसरे टाइप का सेल। तो ये खत्म होते ही हमारा आधा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेल बचेंगे ओनली जो आपके अलग अलग बैटरीज होती है, बैटरीज के बारे में पढ़ना है आपको उसके बाद। तो ठीक है, और उसके बाद एक संक्षारण क्रियाविधि है, फिर चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कोलराउस नियम के बारे में पढ़ रहे थे। कोलराउस नियम के अंदर हम लोगों ने क्या बोला कि कोलराउस नियम क्या कहता है कि जो उसकी जो चालकता होती है अनंत अनुता पर, वो उसके क्या होती है, कटायन की प्लस एनायन की। और अनंत अनुता पर मान रहे हो तो अनंत अनुता पर ऐसे मान सकते हैं कि अनंत अनुता पर उसके कटायन की और अनंत अनुता पर उसके एनायन की चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये आपका क्या कहलाता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। अब हम लोगों ने कोलराउस नियम के बाद उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ते हैं कि उसका अनुप्रयोग क्या है। तो कोलराउस नियम का जो प्रथम अनुप्रयोग कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम, ये नियम भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया, कोलराउस ने क्या किया, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है ना, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो लैम्डा इंफिनिटी है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर चालकता ज्ञात करने के लिए ये सूत्र निकाला था। ठीक है, ये इसमें यही लगता है, ठीक है ना। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए जो अनंत अनुता पर चालकता निकालने के लिए ये उन्होंने ये नियम अप्लाई किया था। उन्होंने क्या बोला कि अनंत अनुता पर चालकता दुर्बल में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक क्या लिखा, एक प्रैक्टिकली करके देखा। उन्होंने क्या किया कि हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसके अंदर एक आयन समान होता है, जिसके अंदर एक आयन क्या होता है, समान होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोगों ने लिया KCl NaCl, तो यहाँ पे क्या समान है, ऋण आयन, यानी कि Cl कांस्टेंट है। यहाँ पे KBr Br लिया तो यहाँ पे Br आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर इनकी लैम्डा इंफिनिटी निकाली, यानी कि अनंत अनुता पर चालकता निकाली। तो अनंत अनुता पर मान लो KCl कितनी निकली और इसकी कितनी निकली, और इन दोनों में अंतर इतना निकला। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा कोई जोड़ा लिया, ये इसमें Br कांस्टेंट है। फिर उन्होंने क्या किया, इनकी भी अनंत अनुता पर चालकता निकाली और उसका अंतर निकाला। फिर उन्होंने अब तो एक बार एनायन सेम कर लिया, अब की बार उन्होंने क्या किया, केटायन सेम किया। KBr KCl तो पोटेशियम सेम है, और यहाँ पे NaBr NaCl तो सोडियम सेम है। फिर इनके अनंत अनुता पर चालकता निकाली, फिर इनका अंतर निकाला। तो उन्होंने क्या देखा, लास्ट फाइनली देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि जब एक कॉमन आयन, यानी जिनके अंदर एक आयन समान है, उभयनिष्ठ आयन भी बोल सकते हैं क्योंकि एक आयन दोनों के अंदर क्या है, समान है। तो जब कॉमन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि उनकी अनंत अनुता पर चालकताओं के जो अंतर होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जो दो अलग अलग विद्युत अपघट्य जो हम लोग लेते हैं, अगर उनमें एक आयन हम लोगों ने कॉमन लिया है तो उनपे जो अनंत अनुता पर चालकताएं क्या होती है, चालकताओं का जो अंतर है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट। तो चाहे वो धनायन आप लोग सेम ले लो, चाहे वो ऋण आयन आप लोग सेम ले लो, उनमें जो अंतर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको कांस्टेंट अंतर मिलेगा, यानी कि जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो यहाँ पे उन्होंने ये टेबल तो बना ली। अब टेबल से क्या ऑब्जर्वेशन निकला वो भी मैंने बता दिया। ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये निकाला कि जो अंतर मिलेगा वो क्या मिलेगा, समान मिलेगा। फिर उन्होंने दिया कि ये अंतर समान कब हो सकता है। उन्होंने ये बताया कि ये अंतर समान तभी हो सकता है जब क्या हो कि प्रत्येक आयन का, ये जो प्रत्येक आयन है इनका क्या हो, खुद से क्या हो, पूर्ण रूप से एक तो वियोजित हो, और प्रत्येक आयन का इस इन्फिनिटी वाली चालकता में अपना कुछ योगदान हो, तथा वो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते हो। कि प्रत्येक आयन का क्या होगा, खुद योगदान होगा, प्रत्येक आयन का योगदान होगा। जैसे मान लो KCl का अगर हम बात करें तो KCl का K का अलग होगा योगदान, Cl का अलग होगा, और अगर उसके बाद दूसरा NaCl की बात करें तो Na का अलग होगा और Cl का अलग होगा। तो ये इनका सबका आयनों का योगदान क्या होगा, पूर्ण रूप से अलग होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है,
तथा ये अपने सह आयन पर निर्भर नहीं करते, यानी इनके साथ जो आयन हो उन पे निर्भर नहीं करेंगे, इनका जो योगदान होगा वो निश्चित होगा और स्वतंत्र होगा। और यही नियम उन्होंने क्या बोला, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो देखिए कोलराउस नियम ने भी क्या कहा था कि जो इन्फिनिटी जो आपकी इन्फिनिटी पे जो चालकता होती है वो उसके धनायन और ऋणायनों के योग के बराबर होती है। और इसमें भी यही फॉलो हो रहा है कि जो धनायन और ऋणायनों का जो अपना योगदान होता है कुछ ना कुछ निश्चित होता है और पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और वो अपने सायन पर निर्भर नहीं करता है। ये उन्होंने क्या बताया, लो बताया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने फिर उन्होंने क्या बताया, कोलराउस ने बताया कि जब वो अनंत अनुता पे होते हैं, यानी कि इन्फिनिटी पे होते हैं, और इन्फिनिट कल भी मैंने बताया था, अनंत का मतलब ये मत मान लेना कि हम लोगों ने पानी उसमें अनंत मात्रा में डाल दिया है। अनंत का मतलब आपको ये मानना है कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, क्या बोलते हैं हम लोग, एक ऐसी कांस्टेंट आ जाती है, जब उसकी चालकता कांस्टेंट आनी शुरू हो जाती है, फिर चाहे हम पानी कितना भी डाल ले तो वो कहलाती है आपकी अनंत अनुता पर चालकता। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया कि अनंत अनुता के ऊपर जो हमारे आयन्स होते हैं, ये आयन्स पूर्णतः अपने आयनों में विभाजित होते हैं। क्या बोला उन्होंने कि अनंत अनुता पर जो आयन है वो आयन क्या हो जाते हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। पूर्णतः विभाजित या अलग अलग, पूर्णतः अलग अलग का मतलब क्या है, K प्लस में हो गया, Cl माइनस के अंदर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि उस टाइम पे उन पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, कि उस टाइम पे जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कोई भी नहीं लगता। यानी कि जो आयन होता है, दुर्बल होता है, वो अपने धनायनों ऋणायनों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो धनायनों ऋणायनों में विभाजित होता है तो उसकी अनंत अनुता पर चालकता किसके बराबर होगी, धनायनों की चालकता प्लस ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होगी। ये आपका नियम क्या कहलाता है, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया स्वतंत्र अभिगमन दुर्बल के लिए। अब क्या निकाला, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए ऐसे डायरेक्टली हम लोग इन्फिनिटी पे चालकता नहीं निकाल सकते थे, इसलिए दो विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में पढ़े तो देखें कि अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो ये दो विधियां होती है जिनके माध्यम से हम जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उनकी अनंत अनुता पर चालकता का मान निकाल सकते हैं। ये नियम तो देखो इन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार तो फिर से बता दे रही हूँ कि जो अनंत अनुता पर चालकता निकाली, फिर उनका जो अंतर निकाला वो निकला कांस्टेंट, अंतर निकला वो क्या निकला, कांस्टेंट। तो उन्होंने ये बताया कि जो अनंत अनुता के ऊपर जो प्रत्येक आयन होता है उसका खुद ना कुछ खुद का क्या होता है, योगदान होता है, कुछ निश्चित योगदान होता है जो उसके सह आयन पर निर्भर नहीं करता, जो उसके सह आयन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो उनका लैम्डा इन्फिनिटी निकालते, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो लैम्डा इन्फिनिटी है उसको कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं। जो प्रथम निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं हम अभिगमनांकों द्वारा। अब ये तो तुम लोगों ने नया ही नाम सुन लिया है ना, अभिगमनांक क्या हो गए मैडम, ये तो नया ही नाम आ गया। देखो अभिगमनांक क्या होता है, अभिगमनांक क्या होता है कि कोई भी जो आपका आयन है उस जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, जैसे कि मान लो आपका धनायन है, ठीक है, तो धनायन जो होता है उसका हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, और उसका कंप्लीट किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कंप्लीटली तो आपका ऐसे लिखा जाता है लैम्डा इन्फिनिटी, और स्पेशली धनायन के लिखते हैं तो ये लिखेंगे। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, अभिगमनांक, और इस अभिगमनांक को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय एन। ये तो नीट हो गया, बाकी एन से, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। तो एन क्या होता है आपका, अगर हम लोग बोले कि किसी आयन के लिए, पर्टिकुलरली आयन के लिए अगर हम निकालें, तो जैसे ये हम लोगों ने निकाला एन धनायन का, कि धनायन का अभिगमनांक निकाला, तो धनायन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन। तो जो आयन है उसकी कितनी अनंत पे उसकी जो चालकता है प्लस जो टोटल चालकता है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपका अभिगमनांक। ठीक है, तो अगर मान लो आपको निकालना है, हमें निकालने क्या है, ये
कि उसकी टोटल कितनी होगी। तो अगर आपको मान लो अभिगमनांक की वैल्यू दे दे तो आप निकाल सकते हो ना। देखो क्या होता है, टोटल जो इंफिनिटी होती है वो किसके बराबर होती है, लैम्डा इंफिनिटी लैम्डा सी इंफिनिटी प्लस लैम्डा ए इंफिनिटी, जहाँ पे सी आपका किसको प्रदर्शित कर रहा है, कैटायन को यानी धनायन को, और ए आपका प्रदर्शित कर रहा है एनायन को यानी कि ऋणायन को। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर मैं मान लो बोल दूं धनायन का अभिगमनांक क्या निकला, तो धनायन का जो अभिगमनांक होगा वो क्या होगा कि जो धनायन का अकेला का जो चालकता में अनुपात कितना योगदान है, अपोन में क्या कंप्लीट जो आपकी चालकता है, इन दोनों का अनुपात आपका क्या हो जाएगा, धनायन का। अब अगर मैं ऋणायन की बात करूं कि ऋणायन का अभिगमनांक कैसे निकालोगे, तो ऋणायन का अभिगमनांक एन सी और एन ए क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा ए इंफिनिटी अपोन में लैम्डा इंफिनिटी। होएगा कि नहीं होएगा, हो जाएगा। अब अगर हम लोग लैम्डा इंफिनिटी में दोनों वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा इंफिनिटी सी और लैम्डा इंफिनिटी हो जाएगा, और ऐसे लैम्डा इंफिनिटी ए और लैम्डा इंफिनिटी। अब मुझे ये यहाँ से बताना, लैम्डा इंफिनिटी सी की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई चल जाएगा एन सी लैम्डा इंफिनिटी, और यहाँ से अगर आप लैम्डा ए इंफिनिटी निकालोगे तो एन ए लैम्डा इंफिनिटी। बोलो निकला कि नहीं निकला। इसको मान लो आपने इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो थर्ड, सेकंड और फोर्थ में हमारे पास में क्या है, कैटायन इंफिनिटी और एनायन इंफिनिटी, ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखिए और आपको वैल्यू पता चलेगी क्या होगा, एन सी लैम्डा इंफिनिटी प्लस एन ए लैम्डा इंफिनिटी, ये आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ से इंफिनिटी की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ से अकेला यहाँ से पता लगानी हो, तो ये एन ए आप लोग इधर ले आओगे और इसको इधर ले आओगे, ठीक है। मतलब आपको मान लो अभिगमनांक की वैल्यू दे दी, ठीक है, तब आप लोग अनंत अनुता पर उसकी मोलर चालकता निकाल सकते हो। तो ये आप लोग निकाल सकते हो अभिगमनांकों के द्वारा निकाल सकते हैं ये हम लोग इसकी अभिगमनांकों के द्वारा। तो अभिगमनांकों के द्वारा हम लोगों ने निकाल लिया। इसमें आप लोगों को क्या करना है, मैंने क्या होता है, अभिगमनांक क्या होता है कि जो उसका प्रत्येक आयन जो है उसका खुद का योगदान चालकता में कितना है, और जो कंप्लीट है उन दोनों का अनुपात आपका कहलाता है अभिगमनांक, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर धनायन के निकालना है तो ये सूत्र आएगा, ऋणायन के लिए निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कोई भी इंफिनिटी के अंदर कैटायन और एनायन के दोनों के योग के बराबर होती है। तो अगर इन दोनों से ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाता है, कंप्लीटली जो होते हैं अनंत अनुता पर चालकता। अब ये ऐसे प्रबल की भी निकाल सकते हैं, दुर्बल की, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था कि जो पोलराउस का नियम होता है वो प्रबल और दुर्बल दोनों पर क्या होता है, समान रूप से लागू होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो अभिगमनांकों द्वारा हो गया, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो बात करेंगे तो मोलर चालकताओं के द्वारा। एक तो हम लोग का जो निकल गया दुर्बल विद्युत अपघट्य को कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो कि आपको अभिगमनांक की वैल्यू पता हो। और एक आपका जो नेक्स्ट जो आपका आता है वो ये आता है कि मोलर चालकता द्वारा। ये वैसे मैंने आपको समझा ही दिया लगभग, फिर भी देख लीजिए। और मोलर चालकता द्वारा क्या होता है, मोलर चालकता क्या होती है, आप उनकी जो उसकी अणुभार से रिलेटेड ली जाती है, जिसको हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, एम इंफिनिटी से, ठीक है, अनंत अनुता पर तो यही होगी। अब मुझे बताना अनंत मोलर चालकता के द्वारा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अंदर मैंने आपको बताया कि जीरो कंसंट्रेशन पे यानी अनंत अनुता पे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि प्रबल का क्या होता है, इजी होता है। इसलिए प्रबल ये क्या है, एक डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड या हम लोग बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली नहीं निकलता कि डायरेक्टली आपने सीधा निकाला,
इसमें हमें पहले प्रबल की निकालनी पड़ेगी और प्रबल से उसके बाद हम दुर्बल की निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रबल जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनके कुछ जोड़ घटा करके हम लोग क्या निकालेंगे, दुर्बल का निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाते, इसके अंदर समझ आएगा आपको निकालना है CH3COH की चालकता, यानी कि आपको निकालना है लैम्डा CH3COOH, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई प्रबल विद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे और आप उससे इनडायरेक्टली निकालोगे। तो आप लोग आयन क्या क्या लेंगे, आप लोग लेंगे NaCl, HCl और CH3COONa, इन तीनों की आप लोग चालकताएं निकालेंगे। उसके बाद आप इन तीनों में से कुछ जोड़ घटा गुणा करके फिर आप किसकी निकाल लोगे, इसकी चालकता निकाल लोगे। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो देखिए CH3COONa ये आयन है, तो बताना जरा इसके अंदर ये आयन किसके अंदर टूटेगा, धनायन क्या होगा, इसका ऋणायन क्या होगा CH3COON नेगेटिव, प्लस इसका ऋणायन क्या होगा, धनायन क्या होगा Na पॉजिटिव। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, दे दी। फिर नेक्स्ट जो आपका है दैट इज NaCl, तो क्या होगा लैम्डा Na पॉजिटिव और लैम्डा Cl नेगेटिव, ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड। फिर आपका है HCl, तो लैम्डा H प्लस में टूटा और लैम्डा Cl नेगेटिव में टूटा, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। और ये किसके अंदर टूटेगा, लैम्डा CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा H पॉजिटिव, है ना। अब आपको अगर इन तीनों की वैल्यू पता है, तो आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, निकाल सकते हो। कल मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था कि कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे बताना कि मुझे आप चाहिए है CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव का, और मेरे पास वैल्यू है ये वाली। तो मैं इस समीकरण से इसको मान लो मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देती हूँ। तो इक्वेशन 4 कैसे लेके आऊंगी, तो देखिए इसमें मैं क्या करूँ, किनको जोड़ू और किनको घटाऊं कि इक्वेशन मेरी 4 आ जाए। तो हम मुझे चाहिए क्या क्या, ओनली CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव चाहिए, बाकी मेरे को सब कटा हुआ चाहिए। तो CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब इसमें से मेरे को Na तो हटाना है, Na मेरे को हटाना है क्योंकि मुझे फाइनल रिएक्शन में Na नहीं चाहिए। Na हटाना है, इसका मतलब इक्वेशन 2 को इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस। अगर इक्वेशन 2 को आपने इसके अंदर से माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 को आपने इसके अंदर से माइनस कर दिया, तो यहाँ से Na माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो वो हट जाएगा, और बट Cl भी माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि आप इक्वेशन पे पहले ये जोड़ोगे, अब देखिए सुनिए वापस से, आपको चाहिए है फाइनल प्रोडक्ट में आपका CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये आपको चाहिए है और इन दोनों को जोड़ना है आपको। तो आप लोग पहले ये देख लो कौन सी इक्वेशन में ये दोनों, उनको तो जोड़ना ही जोड़ना है। आप लोगों ने जोड़ दिया इसके अंदर, तो CH3CO यानी इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग करोगे, और H पॉजिटिव है इसके अंदर यानी इक्वेशन थर्ड को आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो इन दोनों को तो जोड़ दोगे। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, हमें तो यही चाहिए। अब इनके साथ में Na प्लस और ये जो Cl माइनस है ये भी जुड़े रह गए, है ना। तो इसको हमें तो घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड को घटा देंगे। तो आपको पता है इक्वेशन सेकंड में Na और Cl है, तो दोनों घट जाएंगे। इज दैट क्लियर, समझ आ गया ये वाले कि हम लोगों ने ये फॉर्मेट कैसे बनाया। ये फॉर्मेट बनाने के लिए आपको पहले फाइनल प्रोडक्ट में देख लेना होगा कि हमें चाहिए क्या है। हमें चाहिए CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो वो वाली समीकरण है हम जोड़ देते हैं। तो इस समीकरण में ये है और इसमें ये है, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब हमारे पास में एक्स्ट्रा आ गया Na पॉजिटिव और 3 के साथ आ गया Cl, जो कि हमें नहीं चाहिए है, तो उसको हमें हटाना है। तो इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, माइनस। ओके, तो अब इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है कि लैम्डा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है CH3COO Na प्लस इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी लैम्डा HCl प्लस, इन्फिनिटी लगा सकते हो आप इस पे, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, प्लस और फिर माइनस इक्वेशन थर्ड यानी कि सेकेंड यानी कि लैम्डा NaCl, ये आप लोग कर दोगे, ठीक है। आप इन पे इन्फिनिटी लगा सकते हो, नो डाउट,
कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी पे ही निकाल रहे हैं, अनंतता पे निकाल रहे हैं, इसलिए पेन पे इन्फिनिटी भी आ सकता है और नॉट भी लगा सकते हैं, दोनों ही आपका आ सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करके देखते हो तो आप लोग सॉल्व करके क्या देखोगे कि NaCl को आप जोड़ोगे तो आप लोग को देखो, खोल के मैं अगर बताती हूँ तो मैं इधर कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, इसको मैं जोड़ू तो लैम्डा CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव, उस पे फिर से थर्ड वाली जोड़नी है, यानी लैम्डा H प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, फिर माइनस करना है आपको क्या वाली, लैम्डा Na प्लस ठीक है। अब चूंकि हमारा माइनस है इसलिए हम लोग का क्या लग जाएगा, माइनस। अब ये प्लस का ये है, माइनस का है ना, ये माइनस अगर मैं इधर लगा दूं तो ये माइनस का Na प्लस के Na से निकल जाएगा, और ये माइनस का Cl है, ये प्लस के Cl से निकल लेगा। ठीक है, मतलब कट जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास बचा क्या, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H पॉजिटिव, ये बचा। अब ये दोनों किसके बराबर निकलेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO H के। तो बताओ, इनडायरेक्टली निकला है ना कि डायरेक्टली, बाकी इसकी काटापीटी करके हमारा क्या निकल गया है, निकल तो गया, उसकी चालकता हमारे पास आ तो गई ना। फिर से सुनिए, ठीक है, हम लोग क्या है, ये अप्रत्यक्ष विधि है, इसकी मान लो हमें इस CH3COH की निकालनी है, तो हमको इस CH3COH निकालने के लिए पहले प्रबल एसिड लेंगे जिसके अंदर इस वाले आयन उपस्थित हो। तो HCl NaCl और CH3CO Na ले लिया, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को इनके आयनों में तोड़ेंगे, CH3CO इसमें टूटेगा, NaCl इसके अंदर टूटेगा और HCl इसके अंदर टूटेगा। अब आप प्रोडक्ट में देख लीजिए, इजीली वो आपको पता भी चल जाएगा कि प्रोडक्ट के अंदर आप देखें तो CH3 और H पॉजिटिव में टूटता है। अब अगर हम बात करें तो देखो प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू तो हमें चाहिए ही चाहिए है। इन वैल्यू को छोड़ के हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकियों को हमें काटना है, वहां से हटा नहीं है। तो इस वैल्यू को रखने के लिए हम लोग को पता है कि CH3CO नेगेटिव इक्वेशन फर्स्ट में और H पॉजिटिव आपका इक्वेशन थर्ड में। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हो तो आपका Na और Cl एक्स्ट्रा जाता है, जिसको आपको रिमूव करना है, तो इसलिए आप इक्वेशन सेकंड को वहां से माइनस कर दोगे, जिससे वजह से क्या हो जाएगा, NaCl और जो है वो क्या हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। अब हटने के बाद बचेगा क्या आपके पास में, सिर्फ CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव, यानी कि ये वाला बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप मोलर चालकता के द्वारा भी दुर्बल विद्युत अपघट्टों की चालकताओं की गणना कर सकते हैं। तो अभिगमनांकों द्वारा हो गया और इसके द्वारा हो गया, तो यानी कि आपका एक पोर्शन पूरा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कोलराउस नियम खत्म हो गया। कोलराउस नियम को अच्छे से याद कर लेना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी याद कर लेना कि जो आयनों का जो अभिगमन है वो स्वतंत्र होता है और प्रत्येक आयन अपना खुद का योगदान देता है जो निश्चित होता है और स्वतंत्र होता है, और वो अपने सह आयन पर निर्भर नहीं करता है। इतना आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो वापस वीडियो देख लेना, नहीं आए तो फिर भी नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर देखिए कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम हो गया, उसको हम लोग जो चालकताएं हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं, दो प्रकार से, अभिगमनांकों के द्वारा और नेक्स्ट जो मोलर चालकता के द्वारा। ठीक है, अब हम जो चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। मैंने आपको एक सेल के बारे में कम्प्लीटली बता दिया है, कम्प्लीटली कौन से सेल के बारे में पढ़ चुके हैं हम, विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा जो टाइप था, देखो हमने स्टार्टिंग जो किया था चैप्टर का वो कैसे किया था कि जो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज होती है। आई होप यही स्टार्ट किया था हमने, यही किया था। हमने क्या बोला था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी ई विद्युत ऊर्जा, ये किसके अंदर चेंज होती है, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा के अंदर।
ठीक है। और केमिकल एनर्जी वापस से किसके अंदर चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो दो प्रकार के सेल पढ़े हम लोगों ने कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसके अंदर चेंज कर दे, केमिकल एनर्जी के अंदर, और फिर दूसरे प्रकार के क्या है कि केमिकल एनर्जी को किसके अंदर चेंज कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। जो हमारा इसमें दो प्रकार के सेल के बारे में आ जाएंगे कि एक तो ऐसा सेल होगा जो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज कर दे, और दूसरा ऐसा सेल होगा जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दे, ठीक है। तो हमने जो फर्स्ट पढ़ा वैद्युत अपघटनी सेल, जो वैद्युत अपघटनी सेल जो थे वो क्या काम कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसके अंदर चेंज कर रहे थे, केमिकल एनर्जी के अंदर। अब एनर्जी हमारी केमिकल में आ गई है तो इसको वापस से हमें इलेक्ट्रिक में चेंज करना है, तो वो हमारे होते हैं जो दूसरे प्रकार के, जिसको हम गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं, या फिर इनको विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। तो ये नाम भी आप लोग याद रख लेना, विद्युत रासायनिक सेल। कि काम क्या करेंगे, काम करेंगे कि जो हमारी केमिकल एनर्जी चेंज हुई है वैद्युत अपघटनी सेल से, उसको फिर से किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब देखिए इनको गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं। देखो इन्हीं का दूसरा नाम होता है गैल्वेनी सेल, या इनको बोलते हैं वोल्टीय सेल। ऐसे क्यों कहते हैं, देखो गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल इनको क्यों कहते हैं कि इसका जो था, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कवरी, खोज जो हुई थी, ये इसकी जो खोज की थी इन सेल की, वो लुइजी गैल्वेनी और एल्सेंड्रो वोल्टा, ये इन्होंने की थी। इसकी जो खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं वो है आपके लुइजी गैल्वेनी और एल्सेंड्रो वोल्टा। तो उनके नाम के आधार पे उनको सम्मान देने के लिए इनका नाम गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल बोल देते हैं, जिसमें गैल्वेनी सेल पॉपुलरिटी आपको मिलती है, ठीक है। वोल्टीय सेल भी मिल सकता है, विद्युत रासायनिक सेल भी मिल सकता है, बट गैल्वेनी मोस्ट पॉपुलरिटी में यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रखना कि इसको गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। ओके, ये बात हो गई। खोज करने वाले लुइस गैल्वेनी और एल्सेंड्रो वोल्टा थे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में एक चीज याद रखना कि इसके अंदर भी क्या होती है, वही रेडॉक्स रिएक्शन ही संपन्न होती है जो उसके अंदर होती थी, ठीक है। अब रेडॉक्स के अंदर क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होगी, रिडक्शन प्रोसेस भी होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एडिशन। ये तो आप लोग को वैसे भी बता दिया उसके अंदर भी, है ना। अब देखिए जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिक विद्युत अपघटनी जो सेल है उनके अंदर रिएक्शंस जो होती थी वो हम लोगों ने बोला था कि रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती थी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब कि वो स्वतः अपरिवर्तित होती थी, यानी बाहर से हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती थी जो हम लोग केमिकल एनर्जी की फॉर्म में उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में उसको दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, यानी ये जो प्रक्रम होता है वो हमारा कैसा प्रक्रम होता है, स्वतः प्रक्रम होता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस होता है। यानी कि स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डेल जी आपका आएगा वो आएगा निगेटिव। आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर डेल जी पॉजिटिव आएगा, वो मैं आपको पिछली लास्ट जब हमने पढ़ा था तब बता चुकी हूँ, ठीक है, कि कैसे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर स्पॉन्टेनियस प्रक्रम हो रहा है, यानी स्वतः प्रक्रम हो रहा है, तो उसका डेल जी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इस सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर क्या होते हैं, वही एक कंटेनर होगा आपका, है ना। अब एक कंटेनर भी हो सकता है, दो अलग अलग आप लोग ले सकते हो।
आप लोग सिंपली इसके अंदर दो अलग अलग हम लोग क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर वैद्युत अपघटनी विलयन डालते हैं और उसके अंदर उसका इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर CuSO4 डाल दिया तो कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल देंगे, यहाँ पे ZnSO4 डाल दिया तो जिंक का इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ठीक है। यानी अलग अलग हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रिक जो आपका वायर से कनेक्ट कर देंगे और फिर उसके अंदर बैटरी लगा देंगे। अब देखिए अभी इसके अंदर यहाँ पे एक और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अगर अगर मीडियम से एक लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, जिससे इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से होता रहे, उसके लिए हम लगाते हैं। तो कम्प्लीटली सेल है, ये पूरा सेल की स्टडी है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग इतने अच्छे से पढ़िए कि सेल क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, और याद रखना इसके अंदर हम लोग कौन सी एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलते हैं। फिर इनको गैल्वेनी सेल, वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। लुईस गैल्वेनी, एल्सेट्रो वोल्टा ने इनको खोजा था और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम के आधार पर इनको गैल्वेनी और वोल्टेज सेल कहा जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन होती है इनके अंदर भी, यानी इन सेल में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलती रहती है समानांतर रूप से। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मीन्स इलेक्ट्रॉन का लूज करना और रिडक्शन प्रोसेस मीन्स इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना। यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्वतः प्रक्रम में संपन्न होता है, यानी कि यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन संपन्न होती है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है जिनको जो रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाती है, हमें करने के लिए बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। स्वतः प्रक्रम यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे जो डेल जी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी नेगेटिव, खुद ही खुद रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोगों ने ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसका कंप्लीटली सारा डायग्राम है, ये बहुत छोटा सा डायग्राम बताया मैंने, तो इसका कंप्लीटली साफ सुथरा डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए उसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, बट वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतना आप अच्छे से इतना जो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है उसको कंप्लीट कीजिए। जो इनकी वीडियो के बारे में, दोनों वीडियो के बारे में, दो वीडियो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि दो वीडियो से इनका हम लोग गणना कर सकते हैं, वो दोनों विधियां पढ़ लीजिए। इसमें आपको मैं बता दूं अभिगमनांकों वाला बहुत कम पूछा जाता है, बट मोलर चालकता वाला स्पेशली पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।